Hello, welcome to Rajeshri Chavan classes. Today I will continue history for standard 8th. Third lesson, effects of British rule. Today I am going to explain you this lesson. And the further previous lesson also I have completed. And for the next videos you have to subscribe my channel and don't forget to press bell icon to get the notifications of my next videos. हिस्ट्री के फर्स्ट और सेकंड लेसन भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, प्लस मैंने उसके क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, आंसर सारे एक्सप्लेन करके मैंने अपलोड किए हुए। तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखें। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोगों को आगे के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, सब सब्जेक्ट्स के लिए आप लोगों को मेरे चैनल पर बने रहना है। नाउ वी विल कंटिन्यू द लेसन। इन दिस चैप्टर we are going to study the effects of British rule over India। तो ये लेसन में हम क्या सीखने वाले हैं, जो ब्रिटिश इंडिया में आए थे। 16th सेंचुरी में ब्रिटिश जब इंडिया में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश की, प्रीवियस लेसन में हमने सब सीखा था। तो उसके बाद इंडिया में कौन कौन से चेंजेस आए, तो हम ये उसका क्या इफेक्ट हुआ इंडिया में, ये हम इस लेसन में आज सीखने वाले हैं। एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी 16th सेंचुरी में। We have seen that due to the geographical discoveries, the European powers reached the Indian coast। तो यूरोपियन पावर्स जो थे वो इंडियन कोस्ट पे आए थे, इंडिया में पहली बार आए थे। एंड ऑल द यूरोपियन इंक्लूडिंग पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश एंटर्ड द रेस फॉर कैप्चरिंग द इंडियन मार्केट। और सब में एक तरह की दौड़ लगी थी कि इंडियन जो मार्केट था, इंडियन जो मार्केट है वो बहुत ही फेमस है बिकॉज स्पाइसेस के लिए। देन ऑल्सो द रॉ मटेरियल फॉर द क्लोथ, जो कॉटन मिलता है, कॉटन के लिए बहुत ही ये इंडियन मार्केट। देन मुस्लिन, बहुत ही अच्छे टाइप का जो कपड़ा होता है, उसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ पर मिलता है, इंडिया में मिलता है। तो ये सब के लिए ये बहुत ही फेमस एक सेंटर बन गया था इंडिया। और सबको इंडिया में अपना ओन डोमिनेंस रखना था, अपना खुद का एक साम्राज्य बनाए रखना था। When the British came to India for trade purpose, the Portuguese had already settled here and they gave a bitter resistance। तो जब ब्रिटिश आए थे इंडिया में तो उसके पहले ही पोर्तुगीज़ यहाँ पर ऑलरेडी सेटल थे और उन्होंने अपना अच्छे से एक जमा कर रखा हुआ था, अपना बिजनेस इंडिया में अच्छे से जमा कर रखा हुआ था। और ब्रिटिश को उन्होंने बहुत अच्छे से फाइट भी की है, मतलब अपोज करने की कोशिश की। लेकिन बाद में क्या हुआ है, लेटर द फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप बिटवीन देम। लेकिन बाद में उनमें, मतलब जो ब्रिटिश है वो और पोर्तुगीज़ दोनों में अच्छे से फ्रेंडशिप अब हो गई है, फ्रेंडली रिलेशन अब मेंटेन हो गया है। बट टू एस्टैब्लिश द डोमिनेंस ओवर इंडिया द ब्रिटिश हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम फ्रेंच, डच एंड लोकल रूलर। तो इंडिया में अपना डोमिनेंस बनाए रखने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए ब्रिटिश को क्या करना पड़ रहा था, ही हैज़ टू फेस द ऑपोजिशन, दूसरों का विरोध उसे सहना पड़ रहा था। कुछ किसका था वो विरोध, क्योंकि पोर्तुगीज़ के साथ में तो उन्होंने फ्रेंडली रिलेशंस कर दिए हैं, बट फ्रेंच, डच और जो इंडिया के लोकल रूलर है उनके साथ में उन्हें अब थोड़ा अपोजिशन फेस करना पड़ रहा था। ब्रिटिश एंड मराठाज। मुंबई वॉज द मेन सेंटर ऑफ ब्रिटिश इन वेस्टर्न इंडिया। तो वेस्टर्न पार्ट में, इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर कॉर्नर में मुंबई है। तो मुंबई एक बहुत ही अच्छा पोर्ट था, सेंटर था उनके लिए, मेन सेंटर। दे वर ट्राइंग टू एक्वायर द नियर बाय टेरिटरीज बट द मराठाज हैड स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर इट। तो जो नज़दीक की जगह थी, नज़दीकी जो क्षेत्र था, टेरिटरी थी, वो सब उन्हें क्या करना था, उन्हें सब वो कॉन्क्वेर करना था, जीतना था। लेकिन मराठा ने उन्हें स्ट्रांगली होल्ड करके रखा था, उन्हें वहाँ आगे तक बढ़ने नहीं दे रहे थे वो। आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव, हिज अंकल रघुनाथ राव अप्रोच फॉर हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश ड्यू टू हिज ग्रीड फॉर पेशवाशिप। तो अभी देखो, जो माधवराव पेशवा थे, उनके डेथ के बाद उनके जो अंकल है, जब तक माधवराव पेशवा थे उन्होंने
ब्रिटिश को अच्छे से होल्ड करके रखा था, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया था। लेकिन आफ्टर हिज डेथ रघुनाथ राव जो था उन्होंने क्या किया है, ही टुक द हेल्प ऑफ ब्रिटिश का उसने हेल्प लिया है, बिकॉज ही वॉन्टेड टू रूल एज अ पेशवा। तो उसे अब वहाँ का पेशवाशिप चाहिए था, पेशवा बनना था। एंड दिस लेड टू द एंट्रेंस ऑफ ब्रिटिश इन मराठा पॉलिटिक्स। और मराठा पॉलिटिक्स में घुसने के लिए अब ब्रिटिश को बहुत ही अच्छा एक चांस मिल गया था, बिकॉज ऑफ द रघुनाथ राव, एंड ही वॉज द अंकल ऑफ पेशवा माधवराव। ओके, देन ड्यूरिंग 1774 to 1888 three wars were during 1774 to 1818. Three wars were fought between the Marathas and the British. तो ब्रिटिश और मराठास के बिटवीन 3 वॉर्स हुए हैं 1774 से लेके 1818 तक। तो इतने सालों में यहाँ पर उनके दोनों के 3 वॉर्स हुए हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर द मराठास यूनाइटेडली फेस्ड द ब्रिटिश एंड हैंस प्रूव्ड सुपीरियर। तो फर्स्ट फाइट में सब साथ में थे मराठा, इसीलिए वो लोग ने ब्रिटिश को क्या कर दिया है, हरा दिया है। एंड द ब्रिटिश हैज टू फेस दैट इन 1782 with the treaty of the Salbai, the first Anglo-Maratha war came to an end. तो जो फर्स्ट वॉर था एंग्लो मराठा वॉर, ये 1782 में क्या हो गया है, खत्म हो गया है। दैट वाज द फर्स्ट वॉर। और तब वो लोग ने एक ट्रीटी की थी। ट्रीटी मतलब एक तरह का कायदा किया जाता है और उसमें शायद फोर्ट देने होते हैं या कुछ गोल्ड जो हॉर्न्स होते हैं वो देना पड़ता है, गोल्ड कॉइन्स रहते हैं उसे हॉर्न्स कहते हैं। तो इतने इतने आप लोगों को हमें देने हैं, तब हम ये वॉर खत्म कर देंगे। ऐसे दोनों में मिलकर एक तरह का समझौता होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रीटी। सब्सिडरी अलायंस। इन 1798 लॉर्ड वेल्सली अराइव्ड इन इंडिया एज गवर्नर जनरल। तो 1798 में वेल्सली कौन था, गवर्नर जनरल इन इंडिया। ही मतलब ये ब्रिटिश गवर्नर होते हैं जो आकर इंडिया में आके रूल करते हैं। His objectives was to establish the British dominion all over India. For this he signed his subsidiary alliance with many Indian rulers. तो subsidiary alliance मिलता है मतलब वो इंडियन लोगों को कुछ मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। And according to this alliance, the Indian rulers were assured ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री हेल्प। तो इसमें क्या हेल्प मिलने वाला था इंडियन को, ये जो ब्रिटिश मिलिट्री हेल्प है, मतलब अगर इंडिया के ऊपर किसी बाहर के जो फ्रेंच है या डच है कोई भी या पुर्तगीज है, इंडिया के ऊपर अगर वो वॉर करते हैं तो ब्रिटिश विल हेल्प देम विथ देयर मिलिट्री। तो उनके मिलिट्री के साथ में मतलब उनकी मिलिट्री इंडिया के साथ में मिलकर आगे हेल्प करेगी, मतलब फाइट करेगी, इंडिया के तरफ से फाइट करेगी। तो ये सब्सिडरी अलायंस था, ठीक है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। देयर वर सम टर्म्स लेड ऑन देम। अभी इस पे भी कुछ टर्म्स थे, देखो बिना टर्म्स के कुछ कोई काम होता नहीं है। द इंडियन रूलर्स हैव टू मेंटेन ब्रिटिश आर्मी इन देयर कोर्ट एंड हैव टू पे कैश और पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी टू द कंपनी फॉर इट्स मेंटेनेंस। तो अभी जो आर्मी है उसे तो इंडियन फाइट के लिए मतलब इंडिया की तरफ से फाइट अगर होगा तब वो यूज़ करेंगे, हेल्प करेंगे, लेकिन जो भी आर्मी का खर्चा है, उनका पेमेंट है, ये सब किसे करना पड़ेगा, जो रूलर है, इंडियन रूलर्स है, उन्हें करना पड़ेगा। तो मतलब एक तरह से इंडियन रूलर्स के ऊपर बहुत सा ज़्यादा खर्चा बढ़ रहा है। द रूलर्स वुड नॉट हैव एनी अलायंस विद एनी अदर पावर और डिक्लेयर war against any power without the interventions of the British। और अगर किसी के भी साथ फाइट करना है तो ब्रिटिश को बिना पूछे कुछ आगे कर नहीं सकते हैं। द रूलर्स वुड एक्सेप्ट अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन his state। Then some Indian rulers accepted the system and lost their freedom। और क्या हो गया है, देखो अभी अगर वो यूज़ करते हैं मिलिट्री सिस्टम यूज़ करेंगे तो सब कौन देखेगा,
वहाँ पर ब्रिटिश ही पूरा रूल देखेंगे। इस वजह से क्या हो रहा है, जो इंडियन रूलर्स थे उन्हें क्या करना पड़ रहा है, अपना जो पूरा रूल था, अपना पूरा फ्रीडम किसे देना पड़ा है, ब्रिटिश को देना पड़ा है। सो therefore they accepted the systems and lost their freedom। तो अपना फ्रीडम खो चुके हैं, लॉस कर गए हैं। इन 1802 बाजीराव सेकेंड साइन द सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी विद द ब्रिटिश। तो 1802 में किसने किया है, बाजीराव टू, हाँ, ही स्टार्टेड द, ये साइन उसने एक्सेप्ट कर दिया है सब्सिडरी अलायंस। दिस अलायंस इज वेल नोन एज द ट्रीटी ऑफ वसई। तो इसे क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑफ वसई। बट दिस ट्रीटी वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू सम मराठा सरदार्स। और ये ट्रीटी जो थी उस कुछ मराठा सरदार्स थे उन्हें एक्सेप्ट नहीं थे, हाँ, दे वर नॉट एक्सेप्टेड फॉर दिस लेड टू द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। अभी इसमें क्या हो गया है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, क्योंकि देखो बाजीराव जो था सेकेंड, उसने तो एक्सेप्ट कर दिया है, लेकिन उसके जो सरदार है वो अपोज कर रहे हैं, इसीलिए अब सेकेंड वॉर स्टार्ट होने वाला है। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश देयर वॉज इंक्रीज्ड इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश इनटू द मराठा स्टेट। और इसमें भी क्या हो गया है, सेकेंड वॉर में भी मराठास का डिफीट हो गया है, वो हार गए हैं। एंड देयरफॉर अभी जो ब्रिटिश है वो ज़्यादा इंटरफेरेंस करने लगे हैं मराठा स्टेट में। दिस बिकेम द इंटॉलरेबल्स एंड द बाजीराव सेकेंड वेग्ड अ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। और इसके लिए क्या हो गया है, ये जो ब्रिटिश अपना रूल चला रहे थे, पूरा अंडर कंट्रोल कर लिया है, ये सब अभी किसे इंटॉलरेबल हो गया था, जो बाजीराव सेकंड था उसे अब सहा नहीं जा रहा है ये, इसीलिए उसने अब फिर से एक वॉर वेक कर दिया है। देन ही वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल एंड इन 1818 ही सरेंडर टू द ब्रिटिश। और ये फाइट में मतलब थर्ड टाइम जो हुआ था बैटल, इसमें भी वो लोग हार गए हैं ब्रिटिश से, मराठा हार गए हैं 1818 में। और 1818 में उसने अपने आप को ब्रिटिश के हवाले कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। इन द मीन टाइम, तो इस दौरान क्या हुआ था, द कैपिटल ऑफ मुगल्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ दौलतराव शिंदे। बाय डिफीटिंग द ट्रूप ऑफ शिंदे द जनरल लेग कैप्चर्ड द मुगल एम्परर एंड गेन विक्ट्री ओवर हिंदुस्तान। और ये जब मराठा का चल रहा था तभी क्या हो गया है, जो दौलतराव शिंदे हैं, हाँ, वहाँ पर मतलब मुगल्स के साथ में भी ब्रिटिश लोगों के फाइट हुए हैं और उसमें विक्ट्री पूरी हो गई है किसकी, फिर से मुगल्स जो थे वो हार गए हैं और यहाँ पर ब्रिटिश फिर से जीत गए हैं। एंड देयरफॉर पूरे द मुगल्स एम्परर एंड गेन, तो कैप्चर क्या कर दिया, देखो जनरल लेग जो था उसने पूरा कैप्चर कर दिया है मुगल्स को। एंड ही गेन द विक्ट्री ओवर हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान मतलब पूरा इंडिया, उसके ऊपर उन्होंने कैप्चर कर दिया है, अपना रूल कर दिया है, विक्ट्री पा ली है, मतलब वो विजयी हो गए हैं। छत्रपति प्रताप सिंह, ऑल्दो द पेशवाशिप केम टू एन एंड, पेशवाशिप अब खत्म हो गई थी क्योंकि सब जगह पर ब्रिटिश अपने रूल चला रहे थे, अंडर कंट्रोल सब एरियाज ले रहे थे। छत्रपति पेशवा प्रताप सिंह ऑफ सातारा, तो ये कहाँ पर है सिचुएटेड, सातारा में, वॉज स्टिल रूलिंग, तो ही वॉज स्टिल रूलिंग देयर, छत्रपति प्रताप सिंह। मतलब सब जगह पे पेशवाई खत्म हो गई है लेकिन फिर भी सातारा में प्रताप सिंह अभी भी रूल कर रहे थे। द ब्रिटिशर्स साइन अ ट्रीटी विद छत्रपति प्रताप सिंह एंड अपॉइंटेड ग्रैंड डफ, तो ग्रैंड डफ जो ऑफिसर हैं, एज एन ऑफिसर टू असिस्ट हिम इन द स्टेट अफेयर्स। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने छत्रपति प्रताप सिंह के यहाँ पर ग्रैंड डफ को ऑफिसर, एज अ ऑफिसर असिस्ट कर दिया है। और सब अब कौन देखिएगा आगे जाकर पूरे स्टेट का अफेयर्स, ग्रैंड डफ। बट लेटर द छत्रपति वॉज डिथ्रॉन एंड एक्सिल्ड टू काशी, तो अपना मतलब डिथ्रॉन मतलब क्या हो गया है, अपना जो राज था उससे वो अब निकल चुका है। एंड ही एक्सिल्ड, उसने वनवास ले लिया है। एंड ही डाइड देयर इन 1847, तो वो काशी चला गया है, काशी यात्रा के लिए चला गया वो, और वहीं पर वो 1847 में उसकी डेथ हो गई है। द रांगो बापूजी गुप्ते,
Rango Bapuji Gupte, a loyal officers of the Chhatrapati, fought the legal battle and went up to England, but his efforts वर अनसक्सेसफुल। उसके बाद उसका जो लॉयल एक ऑफिसर था, बहुत ही अच्छा ऑफिसर था, उसका नाम है रंगो बापूजी गुप्ते। इसने फाइट किया है बट वो फाइट वो सक्सेस नहीं हो पाया है, अनसक्सेसफुल रहा है। एंड लेटर द लॉर्ड डलहाउजी रिजेक्टेड द एडॉप्टेशन पॉलिसी एंड इन 1848 द एनेक्स्ड द स्टेट ऑफ सातारा। और क्या कर दिया है जो डलहाउजी है, द लॉर्ड डलहाउजी, उसने वो पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया है। जो पॉलिसी लेकर कौन इंग्लैंड गया था, उसने उसे रिजेक्ट कर दिया है इन 1848। और जो सातारा स्टेट था उसे अपने साथ में एनेक्स कर दिया है, मतलब अपने साथ में ही उसे जोड़ दिया है। जोड़ना होता है इसका मतलब, तो जोड़ दिया है। सो next we have, do you know, here we have given some extra information about the Chhatrapati Pratap Singh. The Chhatrapati Pratap Singh made provisions of water to the city by building a water tank on the back side of यवतेश्वर टेम्पल। जो यवतेश्वर टेम्पल है उसके बैक साइड में उन्होंने क्या बनाया है, build the water tank and the Mahadara in Satara. Roads were built in the city. तो उन्होंने सिटीज में रोड्स बनाए, मतलब पक्के रोड बनाए। द ट्रीज वर प्लांटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड। रोड के दोनों साइड में, सपोज ये रोड है तो रोड के दोनों साइड में ही प्लांटेड द ट्रीज, क्योंकि जब ट्रीज होते हैं उसके वजह से जो रोड है वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, कूल रहेगा, अल्सो शेडी रहेगा, मतलब वहाँ पर छाव रहेगी। द स्कूल्स वर बिल्ड फॉर बॉयज एंड गर्ल्स फॉर टीचिंग संस्कृत, मराठी एंड इंग्लिश। तो बॉयज और गर्ल्स के लिए उन्होंने स्कूल बनाए हैं जिसमें संस्कृत, मराठी और इंग्लिश, ये 3 लैंग्वेजेस टीचिंग किए जाएंगे, सिखाए जाएंगे। प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेट अप एंड मैनी यूजफुल बुक्स वर पब्लिश्ड। तो उन्होंने और क्या किया है, प्रिंटिंग प्रेस भी स्टार्ट कर दिया है और बहुत ही अच्छे यूजफुल बुक्स उन्होंने पब्लिश किए हैं। इन 1827 सभा नीति, अ बुक ऑन पॉलिसी वॉज प्रिंटेड। तो 1827 में सभा नीति ये एक बुक पब्लिश किया है, प्रिंट किया है, जो पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल के ऊपर वो डिपेंड है, पॉलिटिक के ऊपर डिपेंड है। He built road from सातारा to महाबलेश्वर to प्रतापगढ़, मतलब सातारा से महाबलेश्वर और महाबलेश्वर से प्रतापगढ़, ऐसा उन्होंने एक पूरा रोड बनाया है। द सेम रोड फर्दर एक्सटेंडेड टू महाड़, और वही सेम रोड आगे जाकर और बड़ा किया गया टिल महाड़ तक, मतलब वो महाड़ तक पहुंचेगा, इतना बड़ा उन्होंने एक रोड बनाया है। मतलब इसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रेडिंग है या कुछ भी और कोई रोड से रिलेटेड जो काम होते हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। लोगों को भी यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसीलिए उन्होंने देखो पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है। छत्रपति प्रताप सिंह यूज्ड टू राइट पर्सनल डेली डायरी। तो देखो जो डेली डायरी लिखते हैं, रोज की डायरी लिखते हैं अपने बारे में, जो कुछ भी थ्रू आउट द डे किया काम किया था उसके बारे में जो रिटर्न फॉर्म में लिखा जाता है, डायरी लिखते हैं। तो छत्रपति प्रताप सिंह ये भी क्या करते थे इन 18th सेंचुरी, सोचो वो क्या लिखते थे, अपनी पर्सनल डेली डायरी लिखते थे। उससे हमें बहुत सारी फिर इंफॉर्मेशन वो डायरी में अवेलेबल होगी, जो उन्होंने रिफॉर्म किए थे, लोगों के लिए जो काम किया है, और उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल हो जाएगी। तो बच्चों ये जो फर्स्ट पार्ट था लेसन का मैं यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ, और सेकंड पार्ट में बनाऊंगी, उसमें हम आगे इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल्स ऑन इंडिया ये कंटिन्यू करेंगे। तो इसीलिए साथ में बने रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को इजीली मिल जाएंगे। थैंक यू।